नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में बात होगी हरियाणा विधानसभा सत्र की। दरअसल 13 अक्टूबर को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। नायब सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला सत्र 3 दिन का है, जिसमें प्रदेश हित में कई अहम निर्णयों पर मुहर लगने की उम्मीद है। सत्र के पहले और दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई बार मुद्दों को लेकर नोकझोंक देखने को मिली। सत्ता पक्ष की ओर से युवाओं को रोजगार, किसानों को पर्याप्त खाद, एमएसपी पर फसल खरीद, महिलाओं की सुरक्षा, अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण, लिंगानुपात में सुधार, बुजुर्गों को पेंशन, गांव तक बिजली की पहुंच, सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना, इन मुद्दों पर अपनी पीठ सरकार थपथपाती दिखी। लेकिन विपक्ष ने इन सारी बातों को नकार दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के तमाम विधायकों ने आरोप लगाया कि किसानों को समय पर डीएपी खाद नहीं मिल रही है, पराली के मुद्दे पर सरकार की किरकिरी हो रही है, मंडियों में किसानों की धान खरीद सही से नहीं हो पा रही, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों को अपनी हालत ठीक करने के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है, HKRN के तहत युवाओं को पक्की नौकरी नहीं मिली है। ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा और सरकार के मंत्रियों ने भी इस पर एक एक कर अपने जवाब सदन में रखे। साथ ही सत्र के दौरान कई अहम विधेयकों को भी मंजूरी मिली। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर। अगले आधे घंटे के दौरान बताएंगे वो तमाम बातें जो सीधा जुड़ी है आवाम से। गुरुवार को विधानसभा सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष की ओर से चुनावी रिजल्ट पर सवाल उठाए गए तो बीजेपी के मंत्री और विधायकों ने कांग्रेस को आईना दिखाने में कोई कोर कसर कमी नहीं छोड़ी। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि चुनावी रिजल्ट पर बात करने से पहले स्पीकर को नोटिस देना अनिवार्य है। सरकारें जज्बातों से नहीं बनती, सरकारें जज्बातों से नहीं बनती, झूठ के हालातों से भी नहीं बनती। एक दो बार तो बन जाती है, पर हैट्रिक बातों से नहीं बनती। हरियाणा में बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक के साथ इतिहास रच चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक अपनी हार के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। कांग्रेस नेताओं को जब भी मौका मिलता है हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं और उतनी ही शिद्दत से बीजेपी का भी जवाब आता है। हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की जीत और ईवीएम पर क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर बीजेपी का पलटवार भी बताएंगे। जो ये मैंडेट मिला है ना, ये मैंडेट एक मैनेज्ड एंड स्नैच्ड मैंडेट है और साथ में सत्ता पक्ष को थोड़ा सा ओम नमो ईवीएम भी कहना चाहिए, साथ में कि ईवीएम की भी पूजा करनी चाहिए। इनको भी मतदाता हैं, उसमें 60% मतदाताओं ने आपके खिलाफ वोट डाला है। ये बात तो ठीक है ना, कि ये भी ठीक नहीं है। आपको 60% पढ़ दूंगा, आप लोगों को जो वोट मिला है वो 39.8% मिला है और कांग्रेस को जो मिला है, इसमें भी क्या दिक्कत वाली बात है, इसमें भी क्या दिक्कत वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उनकी जमानत जब्त हुई है। आप ये पॉपुलर गवर्नमेंट की बात करते हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ स्पीकर सर, आप भी क्यों टोकेंगे? आप जब आप मंत्री जी रहने दो, मंत्री ऐसे ही रहने दो, आप किसी बातों को आप बोल रहे हैं, आप अपनी बात के लिए कोई तरीका थोड़ा है। बत्रा जी आप अपनी बात, हाँ जी ठीक है, आप अपनी बात सर, मैं कोई बात बोलने नहीं देंगे, कई बार कह लिया ये, कोई बात नहीं। बत्रा जी आप अपनी बात इसके ऐसे सर, मैं आपकी विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड कि ये चुनाव जो है
साम शाम दंड भेद की साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई है और पैसे के बल पर चुनाव जीता गया। कांग्रेस की हार पर कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा हों या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे बड़े नेता, सभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी उतनी ही शिद्दत से पलटवार करती है और कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहती है कि अब 5 साल कांग्रेस विधायक जनता की सेवा की बजाय ईवीएम नाम की माला जपते रहेंगे। 5 साल इन्होंने यही नुक्ताचीनी नहीं, ये छानी this is है। not a इन्होंने point कुछ of नहीं order, करना। nothing. 5 Why साल are speaking in ईवीएम पर दोष आप- देना आपको है। बोलने एक में मिनट। बीच में कोई हक ही नहीं है किसी हालत में। मैं रोहतक से चुनाव जीता था 19 में। ये यार, 5 ये साल चू कहाँ की करते बात है रहे कि रोहतक कि में भाई कौन चुनाव चुनाव जीता, कैसे यहाँ की जीत बात गया। करता है। सुन तो लो, 5 साल चू करते रहे। तो ये आप ये देखेंगे ये बाकायदगी से इसको समर्थन मिले 36 बरादरी का सबका जब आई है। ईवीएम का कोई रोड़ा नहीं है, गलतफहमी में मत रहो। अंदर से तो आप भी जानते हो क्या क्या कमी थी कि जिस वजह से आप नहीं आए हो। लेकिन मैं ये कहता हूं, जिस दिन नायब सैनी को बनाया था चीफ मिनिस्टर, उसी दिन मैंने कहा था ये ट्रंप का पत्ता है, जीत का पत्ता है, 100% बीजेपी जीतेगी। बीजेपी की जीत और ईवीएम को कसूरवार ठहराए जाने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सदन में चुनावी रिजल्ट पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए और अगर किसी को इस मुद्दे पर बात करनी है तो पहले स्पीकर को नोटिस दें। एक मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, 2 मिनट जी। अध्यक्ष जी, सदन में कल से कुछ माननीय सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया संबंधी कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। मेरा आग्रह है माननीय अध्यक्ष जी आपसे कि इस तरह के क्वेश्चन हाउस में ना उठें, इससे हमें बचना चाहिए। मेरा आग्रह है सबको इसके बारे में। देखिए माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने भी इस विषय को मौखिक तौर पर देखा है, सुना है हमने। भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 46 आदि के अंतर्गत ऐसे विषय जो संवैधानिक संस्थाओं या उनकी कार्यशैली के बारे में हो सामान्यतः नहीं उठाए जा सकते, परंतु कोई भी विषय उठाना या ना उठाना ये तभी डिसाइड किया जा सकेगा अगर रिटर्न में कोई नोटिस मेरे पास आएगा, ये तभी डिसाइड कर पाएंगे। अपनी गलती पर कांग्रेस एक बेहतर वकील होती है, लेकिन इस समय जरूरत वकालत की नहीं है, जनता के बीच में जाकर उनके बेहतरी के लिए काम करने की है, ताकि अगले चुनाव में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का मौका नहीं मिले। और ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी जनता की ओर से एक चुनी हुई सरकार है और ईवीएम के बहाने बीजेपी पर सवाल उठाने का मतलब है जनता के वोट का अपमान करना। इतना ही नहीं, कांग्रेस के इस आरोप पर चुनाव आयोग भी अपना स्पष्टीकरण दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी का शोर भी सदन में खूब सुनाई दिया। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने सरकार पर आरोप लगाए तो मंत्री महिपाल ढांडा ने इस पर पलटवार किया। कुल मिलाकर दोनों में खूब तू मैं भी हुई। ये रिपोर्ट जरा आप देखें। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पर्ची खर्ची रोजगार का मुद्दा खूब सुर्खियों में रहा था। बीजेपी की दलील है कि प्रदेश में गरीब से गरीब युवाओं को मेरिट पर नौकरी मिल रही है, जबकि कांग्रेस के शासन में पर्ची खर्ची का चलन था। लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस नेता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कुछ आरोपों के साथ सरकार को घेरा तो बीजेपी की ओर से संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने मोर्चा संभाला और बड़ी वाहवाही इस बात के लिए लूटी जा रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची। मैंने सदन में एक मुद्दा उठाया था कि एसपीएससी का एक डिप्टी सेक्रेटरी का कोई प्रोविजन नहीं है, अपना आदमी डिप्टी सेक्रेटरी लगा के सेक्रेटरी की पावर दी गई थी और 2.5-3 करोड़ रुपए और उसमें कुछ ब्लैंक आंसर शीट जो है वो थी, वो पकड़ी गई।
एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो पकड़ी गई, अरेस्ट भी हुए। उसके बारे में मैंने पूछा था कि वो आंसर सीट किसकी थी। एक एसपीएससी के अधिकारी और सरकार के उच्च अधिकारी के बीच में एक वार्तालाप हुई है, चैट हुआ है। उस चैट में ये बात आई है कि वो चैट यहां भी पढ़ी गई थी। उस चैट की सच्चाई क्या है? उस चैट में ये बात आई थी कि किसके बढ़ाने नंबर, किससे कितना सामान लेना, कि सामान क्या था पता नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक चैट जो है आई थी, वो सदन की पटल पर रखी जाए, उसमें क्या सच्चाई है तो पता चलेगा कि पर्ची खर्ची में, क्योंकि कमीशन के एमएलए के बच्चे जो है जी 10-10 लाख रुपए रिश्वत नौकरी के लिए मांगी, रिकॉर्ड ही वीडियोग्राफ। और चेयरमैनों के लड़के जो है वो 20-20, 30-30 लाख रुपए मांगते हुए दिखाए गए। ये वीडियो वायरल हुई है। गलत बात को क्यों सुनेंगे? ठीक है, आपने मान लिया गलत बोल रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई गलत बात इतने मान सदन में बोली जाती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके बारे में उनको बताएं। ऐसा नहीं कि भाई ये झूठ बोलते जाएंगे, पूरी प्रदेश को गुमराह करते जाएंगे। एक आदमी का नाम बताओ कौन सा पर्ची खर्ची के लिए लग गया? एक आदमी का नाम बताओ किसी ने खर्ची दे के लगा? एक आदमी बिना पर्ची बिना खर्ची इतनी ईमानदारी से लगा और उसका रिजल्ट निकल के आया ये। और ये लोग सदा झूठ बोलते रहे, उसका नतीजा ये निकल के आया कि आदमी वहीं बैठे हैं। ये जनता इतनी पागल नहीं रही है सब ये आप यहाँ खड़े होकर कुछ भी कर ले और वो मान लेंगे। वहीं मुलाना से कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने महिला और युवाओं के मुद्दे को उठाया। पूजा चौधरी ने कहा कि सरकार दावे तो करती है लेकिन हकीकत की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही। प्रदेश के युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और गांव-गांव में नशा फैलता जा रहा है। कांग्रेस विधायक के इस आरोप पर बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं के लिए सपने देख रही है और उसे साकार भी किया जा रहा है। प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची युवाओं को रोजगार मिल रहा है। बीते चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा द्वारा घर घर में जाकर ये फॉर्म भरवाए जा रहे थे। लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म भरवाए जा रहे थे और देखा ये गया ये फॉर्म कोई पोर्टल से नहीं भरवाया जा रहा था। इस सुविधा के लिए पोर्टल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, कागज पर हाथों से भरवाया जा रहा था। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हम हरियाणा की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति महीना 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। ये संकल्प पहला ही प्रमुख किया गया था। चुनाव प्रचार तो बीत गया, सरकार गठित हो गई है, लेकिन आज ना तो लाडो याद है, ना तो लक्ष्मी जी याद है, ना तो ये योजना ही याद है। यहाँ तक कि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इस योजना को लेकर कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई उल्लेख किया तक नहीं गया है। ये भी भूल गए कि इस योजना को भी उल्लेख किया जाना चाहिए था। हमारी सरकार युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए ज़रूरी माहौल बनाने का काम निरंतर कर रही है। बीते 10 वर्षों में ऐसी हर रुकावट को हटाया गया है जिस कारण युवाओं को लटकना या भटकना पड़ता था। सरकार ने ग्रुप सी व डी की भर्तियों में इंटरव्यू को ख़त्म किया है। साथ ही योग्यता के आधार पर भर्ती अभियान चलाकर बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। सीईटी पास किए युवकों को नौकरी न मिलने पर 2 साल तक 9,000 रुपये भत्ता मेरी सरकार की युवाओं के प्रति सजगता को दर्शाती है। हमारी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में भी सराहनीय कदम उठाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद की जाती है। बता दें कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार देखने को मिलती रही है। हालांकि एक हकीकत ये भी है
कि नायब सैनी ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक शपथ ग्रहण के साथ ही 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और दावे के मुताबिक चयनित प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। सदन की कार्रवाई के दौरान प्रदेश में विकास का मुद्दा खूब गरमाया रहा। बीजेपी विधायकों ने पिछले 10 सालों में चहुमुखी विकास के दावे किए तो कांग्रेस के विधायकों ने इस पर पलटवार किया। सरकार के दावों को कांग्रेस की तरफ से सिरे से नकार दिया गया। विधानसभा में दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने पर बीजेपी विधायक तेजपाल तंवर ने अपनी सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में चहुमुखी विकास किया है, जिसकी बदौलत प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी है। प्रदेश तो बिल्कुल बीमार पड़ा था, कुछ नहीं था हरियाणा प्रदेश में। 14 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो प्रदेश में चहुमुखी विकास हुए। कितने कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, कितनी हॉस्पिटल खोली गई, रोडों का नेटवर्क ध्वस्त हुआ पड़ा था। सारे प्रदेश में रोडों का नेटवर्क सुधारा गया। जहां पर ये बात करो, रोडों की बात मत करो आप। सारी उसी में है। जो हमारी जो शिक्षा के ऊपर माननीय बुक्कल जी कह रही थी भाई इतने स्कूल बंद हो गए। अरे स्कूल कैसे बंद हो गए? उन्होंने देख इतना बड़ा झाड़ू लेकर के सारे हमारे कामों को 1 मिनट में निपटा दिया। 10 साल तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में आई है। बीजेपी भले विकास के दावों के साथ सत्ता में आने का दम भर रही हो, लेकिन कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने सदन में कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। SYL के मुद्दे पर सरकारें आई, चली गई, आंदोलन हुए, और आज जो हमारे हिस्से का भी पानी हमें नहीं मिल रहा है, तो जब 370 पॉसिबल है तो रावी व्यास का पानी भी पॉसिबल है। आप 90 MLAs का डेपुटेशन ले जाइए राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, कि हमारी नहर खुदवाइए, हमारा किसान जो है वो लाइफ लाइन है पानी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विकास के मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप के बीच भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ ने अपनी बात रखते हुए सदन में पाकिस्तान की भी एंट्री करा दी। घनश्याम सराफ ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय भिवानी को पाकिस्तान समझ लिया गया था। एक तो बिना पर्ची खर्चे इनको दर्द होता है, सामने वाला को कभी नौकरी इन्होंने लगाई नहीं, इनको दर्द होता है। और दूसरा, भिवानी की तरफ जो सड़क जा रही थी रोहतक से, उसको खेड़ी मोड़ पे रोक दिया गया। उसके आगे 4 लाइनिंग सड़क नहीं बनाई, ऐसा भी उन्होंने देखा है। आज हमारा DSC समाज के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए। मैं ये बात भाई दिसंबर जी ने उठाई थी यहाँ, कृष्ण जी। भिवानी को तो पाकिस्तान में समझ लिया था, कोई विकास के काम किए नहीं। आज भी आप लिस्ट बना के दे कि भी ये काम हमने किए थे, सारे सिफारिश से लगते थे। आज भिवानी जिले का 75% योगदान है सरकार लाने में। तो आप ये माने कि हमने काम किया है, और दादरी और खेड़ी मोड़ तक की सड़क बनाने का काम किया। ये भी ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है, ये भी 5-7 साल पहले माननीय मनोहर लाल जी के कर कमलों के माध्यम से हुआ। मनोहर लाल जी ने बिना खर्ची पर्ची का सिस्टम मुख्यमंत्री जी ने तो चलाया था, वो आज भी कायम है। 10 साल हो गए, भिवानी में क्या हुआ है? ये भिवानी में सब कुछ हो गया जी। क्या हुआ बता दो, एक चीज सब कुछ, सारी सड़कें अच्छी से, सारे भिवानी के सारे MLA बन गए जी। ये तो बात के नाम लेके कहा है। भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज शुरू, मेडिकल कॉलेज आप शुरू नहीं करा पाए। अरे मंजूर करवाया मेरा जो यूनिवर्सिटी है इस बीच में उसके लिए भी 100 एकड़ जमीन हमने लेकर दी है। ठीक, भिवानी में कौन क्या काम नहीं हुआ?
सारे जितने जेबीटी पास थे, एक भी लड़का रहा हो बगैर जेबीटी नौकरी के लिए, तो मैं आज चैलेंज करता हूँ विकास के मुद्दे पर भिवानी को लेकर ही बहस नहीं देखने को मिली। पुन्हाना की कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास ने अपने क्षेत्र में विकास की अनदेखी का मुद्दा उठाया, तो कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने सच साबित करने की खुले चुनौती दे दी। जो बात है ना, मैं हार गया और मैं जीत गया, दिस इज वेरी बिग। ये हरियाणा प्रदेश, सारा प्रदेश एक ही तो है। अरे भाई 40 ने इनके आगे, क्या उन 40 में इनके पुराने मेंबर नहीं होंगे? और हो सकता है ऐसे भी हो इनके मेंबर ना हो, उनमें नए आगे। इसी तरह हमारी पोजीशन भी है। तो आधा से हरियाणा को अगर आप लोग का ये नजरिया रहेगा, तो आधे से हरियाणा को तो वोट ही मार रहे हो आप लोग। भाई 50% रेशो तो हमारा भी आ गया 40 मेंबरों का। अगर तुम जानबूझ के ये नीति, ये कार्यशैली अगर बनाते हो, तो इसको भगवान नहीं बख्शेगा तुम्हें। मैं ईमानदारी के दिल से कह रहा हूं, मैं फर्जी बात नहीं कर रहा। अरे भाई वोट लेके तो ये भी आए हैं, वोट लेके आप भी आते हो। जायज काम का रखो। सरकार में, भगवान में, खुदा में सबका साझा होता है। ज्ञान देनी है। मोहम्मद इलियास जी कह रहे हैं 10 साल कांग्रेस का शासन रहा हरियाणा में, और 10 साल से अब कुछ दिन ज्यादा हुए, 10 साल भाजपा का शासन रहा। एक ग्रीन वो क्या व्हाइट पेपर निकालते हैं, निकलवा लो कि कांग्रेस सरकार में मेवात में कितने पैसे लगे और भाजपा की सरकार में कितने लगे, स्पष्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये निकाल लो। दूसरी बात भाई ने कही कि बिजली की समस्या, क्योंकि मुझे अभी 4-5 दिन पहले ग्रीन्स कमेटी नूह का चेयरमैन बनाया। मैं भाई से एक बात कहना चाहता हूं कि बिजली की दिक्कत नहीं है, कनेक्शन की दिक्कत है। इलियास भाई, आप गांव वालों से कहो कि कनेक्शन सब लें। कनेक्शन मेवात में बहुत कम लेते हैं। सब पूरा गांव इतना बड़ा, 20,000 की आबादी होगी उस गांव में जिसका नाम ले रहे हैं, हो सकता है 30,000 आबादी हो। कनेक्शन आप देखोगे तो 500 पाएंगे। आप रिकॉर्ड मंगवा लो आप इलियास भाई, आप खुद वहां रहते हो, मैं भी सबको जानता हूं वहां। तो वहां आप बिल भरवाओ, कनेक्शन लो। बिजली की हरियाणा में कोई कमी नहीं। कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी विधायकों में विकास के मुद्दों पर कई बार बहस देखने को मिली है, जिसमें हर किसी के अपने अपने दावे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सदन में किसानों का मुद्दा भी खूब गूंजता दिखा। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष ने इसे राजनीति से प्रेरित करार दे दिया और किसानों के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी भी सदन में रखी। किसानों का मुद्दा सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, देश की राजनीति में भी खूब सुनाई देता है और हर कोई इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेता रहा है। लेकिन बात हरियाणा विधानसभा सत्र की हो रही है। आपको बता दें कि इस दौरान भी किसानों की आवाज खूब बुलंद की गई। कांग्रेस और इनेलो के विधायकों ने किसानों की अनदेखी का सरकार पर आरोप लगाया। इसमें बहुत सी चीजें जो कही गई, वो जो धरातल पे हैं उनसे कहीं मेल नहीं खाती, और सरकार जो अपनी बात कहे वो बड़ी जिम्मेवारी और उससे कहना चाहिए। आज सर किसानों की बात कही गई, मैं समझता हूं इस देश के अगर हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई तो वो अपनी कृषक की वजह से बनाई। अपनी कृषकों ने जो अपनी क्षमता से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, उसमें उनका अहम योगदान है। सर बड़ा दुर्भाग्य होता है इस बात को कहते हुए। इसमें कहा गया कि हम मुआवजा देते हैं। रबी 2022 का, मुझे पूरे हरियाणा का तो पता नहीं पूरे हरियाणा में क्या हाल है, लेकिन नूह का 32 करोड़ का मुआवजा अब तक भी 4 बार 5 बार सदन में उठाने के बावजूद भी अब तक भी वो बटा नहीं है हमारे जिले में। वो किसानों का, आज किसान हरियाणा में मंडियों में सुबह 4 बजे खड़ा हो जाता है डीएपी खरीदने के लिए। 1900 रुपए में एक बोरी ब्लैक में खरीद रहा है वो। लेकिन क्या करें, अगर बिल्कुल सुख शांति से वो खड़ा भी होता है, जैसे हमने 26 अक्टूबर 2024 में देखा उचाना मंडी में, पुलिस उन पे लाठीचार्ज कर देते। ये गैर कानूनी बना दिया जो उनका हक होता था डीएपी खरीदने का इस भाजपा सरकार ने।
गवर्नर एड्रेस में उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहती। माननीय अध्यक्ष जी, आज के दिन किसान आत्मनिर्भर नहीं बन रहा, वो आत्महत्या की स्थिति पे आ गया है, आत्महत्या की स्थिति पे आ गया। गांव की बहन बेटियां डीएपी खाद के लिए लाइन में लगी हुई हैं। जिन बच्चों को कॉलेज में शिक्षा के लिए पढ़ने के लिए जाना था, जिन बच्चों को स्कूल में जाना है, वो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ के, स्कूल छोड़ के खाद की लाइन में लगे हैं। जो बुजुर्ग पेंशन जिनको मिलती है, घर में आराम करना चाहिए, वो बुजुर्ग लाइन में लगे हुए हैं। और मैं जब अभिभाषण को देख रहा था और माननीय राज्यपाल जी पढ़ रहे थे, तो सब अच्छी अच्छी चीजें इसमें लिखी गई, बोली गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक आंकड़ों में हम खेल रहे हैं और अच्छी चीजों को पटल पे लाने का, दर्शाने का एक रोड मैप या एक पिक्चर जो है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के इस आरोप पर बीजेपी की ओर से कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और विधायक कृष्ण कहलावत ने मोर्चा संभाला। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि पिछले 10 सालों में किसानों के हित में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। देखिए, खाद के बारे में सारे रिप्लाई कल दे देंगे। पिछले साल से भी अब तक जितना खाद है उससे ज़्यादा खाद इस बार जो है वो आया है। केवल और केवल हंगामा करना एक तरीके से मैं कहूँगा कि विपक्ष का एक काम ही हो गया है। और कहीं डीएपी की कहीं कोई कमी नहीं है प्रदेश के अंदर, और लगातार डीएपी जो है वो आ रही है। चुनाव से पहले ये डिक्लेयर किया था, चाहे उसका हमें लाभ हो नुकसान हो, हमने तो सामाजिक न्याय देने की बात है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामाजिक न्याय देने का काम करती है। प्रदेश में किसानों पर राजनीति कोई नई बात नहीं है। बीजेपी खुद को किसानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बताती है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के शासन में किसान दम तोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए बात करेंगे नायब सरकार के उस फैसले की जिसका अनुसूचित जाति के लोगों को लंबे समय से इंतजार था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण का आदेश जारी कर दिया। इसकी जानकारी उन्होंने सदन में भी रखी और कौन कौन से अहम मसलों पर सदन में जानकारी देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नायब सैनी, जरूर देखें इस रिपोर्ट में। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शेड्यूल कास्ट को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति को आरक्षण में वर्गीकरण का लाभ मिलेगा। विधानसभा का महान सदन चल रहा है और मैंने जरूरी समझा कि महान सदन को इस सत्र में उसकी जानकारी मिले, जो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जो अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर के। इस नोटिफिकेशन से को हमारी कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। आज हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला किया था वह आज तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा और शाम 5 बजे के बाद वो मुख्य सचिव की वेबसाइट के ऊपर से आमजन उसको अपलोड कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद डीएससी के वर्गीकरण का फैसला लागू होने पर बीजेपी खुद की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। बात हो रही थी सुरक्षित एक हरियाणा की, असुरक्षित श्रेणी में हमारा ये हरियाणा आज के समय में आ चुका है। अभी बात कर रहे थे, बड़ी खुशी से कहा कि हमने अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का उपवर्गीकरण कर दिया। इसमें क्या अच्छा कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक एडवाइजरी दी थी और सबसे पहला राज्य आप बना उपवर्गीकरण करने में। आप अच्छा होता अगर आप उस बैकलॉग को भरने की बात करते, अच्छा होता आप उस रोस्टर सिस्टम को लागू करने की बात होते, अच्छा होता आप अच्छे रोजगार देने की बात करते। ठीक है, आपने कर दिया। किस बेस पर कर दिया? अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है, केवल और केवल डिवाइड एंड रूल, बांटने का काम करने का काम आपने इसमें किया है, केवल और केवल। जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में लिखा गया है कि राजनीतिक लाभ के लिए ना करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनीति के लाभ के लिए सबसे पहला राज्य बनते हुए डीएससी और नॉन डीएससी करने का काम किया है।
कोई बात नहीं, आप उनको भी दें, हम ये नहीं कह रहे, आप हक तो दें, आप हक तो देने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूँ, इस असुरक्षित प्रदेश में क्यों बांटने का काम? तो जनरल में भी आप ईडब्ल्यूएस लेकर आए। चाहता हूँ, देश के नेता से प्रदेश में तो कोई है इनका लीडर, क्यों नहीं है? आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सके। उपाध्यक्ष अपने नेता से बयान दुआए कि हम डीएससी वर्गीकरण का विरोध करते, दो बयान। मैं तो अभी भी नहीं कह रही, बयान। उपाध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं बयान देते हम लोग? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा अगर पूरे देश में कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, देश में करें वो बयान। मंत्री जी पहले इस बात पे, तो लीडर है नहीं, कैसे करें? मंत्री जी पहले इस बात पे चर्चा चली है कि आप क्यों हिम्मत नहीं करते बयान देने का भी हम वर्गीकरण नहीं करेंगे, हमारी पहले मंत्री जी कृपया आप बैठिए प्लीज। आप बैठो एक बार। उपाध्यक्ष, ये क्या हिम्मत बता रहे हैं? मंत्री जी बैठिए प्लीज। आप मंत्री जी कि आप क्या बोलते हो, सवाल इस बात का है, आपको क्या नहीं बोलना चाहिए, सवाल इस बात का है, क्या नहीं बोलना चाहिए वो पहले सोचो। आप क्या बोलते हो, ठीक है, वाजिब बात है। अब वर्गीकरण की बात करी, ये नहीं उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस के समय में हुआ था, 1993-94 में कोर्ट ने स्टे कर रखा था। एससी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर भले कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी हो, लेकिन सरकार के इस फैसले से एससी समाज में खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में हमने आपको दिखाने, बताने और समझाने की कोशिश की कि कैसे सरकार ने वो तमाम बातें सदन में रखी जो प्रदेश के आवाम के लिए की गई, और कौन कौन सी चीजें जिन पर काम होना अभी बाकी है, विपक्ष उस पर पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाता हुआ नजर आया। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।